यूनिट 1 में दो पार्ट हैं, दो अध्याय हैं। पहला है विद्युत आवेश और क्षेत्र और दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों पार्ट को मिलाकर कुल 9 नंबर के अंक हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव 2 आने वाले हैं, अति यानी कि 2 नंबर के प्रश्न 2 हैं और साथ ही एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से आने वाला है 5 अंक का 1। हम शुरुआत में अध्याय के प्रश्न करते हैं। आज हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघु उत्तरीय यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले पूछा है यहाँ सही विकल्प का चयन कीजिए कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र है, ऐसा विद्युत क्षेत्र है E, है ना। ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक Q आवेश हमने रखा है, यहाँ पर कोई Q आवेश है। तो इस पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है F, और इस बल का मान होता है विद्युत क्षेत्र और आवेश दोनों के गुणनफल के बराबर। F बराबर QE लगता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है यहाँ, देखिए ये थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है यहाँ, F बराबर QE। पहले का ये थर्ड ऑप्शन राइट है, F बराबर QE। बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे बिंदु आवेश की बात की जा रही है। तो हमने सूत्र की स्थापना की थी बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की। तो ये इसका सूत्र ये आता था F बराबर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R इसका विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तो यहाँ दूरी पूछी है, तो दूरी देखिए R आ रही है, R स्क्वायर है, बटे में है, यानी कि यहाँ से जो डिपेंड करता है दूरी पर, ये करता है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इस तरह का ऑप्शन यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ये राइट है, 1/r स्क्वायर। अगला देखिए, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण P रखा है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा, है ना। यहाँ बोल रखा है खोखला गोला है, इस तरह से इसके अंदर रखा है। तुमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इससे जो विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा गोले से वो होगा 0, क्योंकि इस गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, यहाँ केवल द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है, वो है सी नंबर वाला 0। अगला देखिए, चौथा, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम यहाँ देख ही लेंगे किस तरह से निकालते हैं। देखिए हमने आवेश का क्वांटिकरण सिद्धांत इसमें पढ़ा है, जो होता है Q बराबर NE। संख्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ n इक्वल Q/E, है ना। यहाँ पर एक कूलम्ब आवेश दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं 1 और E का मान E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम ऊपर भेज सकते हैं यहाँ, तो ये बन जाएगा इस तरह से 1/1.6, दशमलव भी हटा लेते हैं, ऊपर शून्य लग जाएगी, है ना, 16 हो जाएंगे, इंटू ऊपर हो जाएगी 10⁻19। यहाँ काट सकते हैं हम, है ना, 2 5 10, 2 8 16, या 5 हो रहा है, इससे छोटा है, इससे एक हम शून्य उधार ले लेते हैं इससे, तो 50/8 हो गया, इंटू 10⁻18, है ना। यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 बार
फिर यहाँ से 2 बार, फिर यहाँ से 5 बार, और ये 10 की घात हो गई 18। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 6.25 इंटू 10 की घात 18, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए, मुक्त आकाश के पराविद्युतांक यानी कि विद्युतनशीलता का विमीय सूत्र है। देखिए विमीय सूत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम निकाल भी सकते हैं। किस तरह से? तो हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था, जो होता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², है ना। हमें एप्सिलॉन नोट का मान पता करना है, तो ये एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा और ये F इधर चल जाएगा। तो ये हो गया एप्सिलॉन नोट इक्वल टू ये 4 पाई और के, ये तीनों नियतांक है, तो खाली F आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F.R²। इन सब के विमीय सूत्र हमें पता है। Q का होता है 80, Q का 80 होता है, ये भी Q है, इसका भी 80 होगा। F बल है, बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, और R², R यानी कि लंबाई होती है, और लंबाई का स्क्वायर यानी कि L² हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ ये M ऊपर जाएगा, है ना, ये M ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M-1। L देख लेते हैं, L ये 2 है, एक L 3 है, ये 3 नीचे है, ऊपर जाएंगे तो L-3 हो जाएगा। T देख लेते हैं, T1 ये है, 1 ये है, 2 तो यहाँ हो गए, माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो ये -4 हो जाएंगे, सॉरी माइनस का है, ऊपर का जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस का, तो T की घात आ जाएगी 4। और A यहाँ है, A यहाँ है, तो A 2 हो गए, तो ये इसका विमीय सूत्र यहाँ हमने बना लिया है। विमीय सूत्र बना है यहाँ पे M-1 L-3 T4 A2। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया। ऑप्शन देखिए M-1 L-3 T2 दिया, गलत है ना, T4 आना चाहिए। M-1 L2 गलत है ना, -3 आना चाहिए। M-1 L2 गलत है, तो ये वाला सही होना चाहिए। देखिए लास्ट ऑप्शन है M-1 L-3 T4 और A2, ये ऑप्शन आ गया। देखिए ये यहाँ वाला। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम बढ़ते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो दूरी हमें बतानी है वो बतानी विद्युत द्विध्रुव से, हमने पढ़ा है अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाली 2 डेरिवेशन। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका हल आता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³, है ना, ये अक्षीय स्थिति वाला है। तो दूरी बतानी है, तो देखिए ये दूरी वापस से E जो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड कर लेगा E⁻3, है ना, यानी कि 1/r3। तो यहाँ अनुक्रमणपाती किसके हुआ, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी के 1/r3। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य होगा। जब 180 डिग्री हम कोण घुमाते हैं, यहाँ पर जो हमें कार्य करना पड़ता है वो कार्य करना पड़ता है उसके आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका, PE। अगला देखिए, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए घन है, प्रत्येक भुजा x है, इस तरह से घन कोई दिया हुआ है, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो x है ना, ये हमने घन बना लिया यहाँ पे। अब इस घन के अंदर एक x/2 दूरी पर एक आवेश है, यहाँ मतलब यहाँ अंदर ही है वो आवेश, x/2 दूरी पर अंदर आवेश है q।
तो हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय से कि कोई भी बंद पृष्ठ होता है तो उसके अंदर से जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकलती है जिसे हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, वो उस आवेश की 1/ε0 गुना होती है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो इस तरह से आने वाला कोई ऑप्शन देखते हैं यहाँ, Q/ε0, हाँ ये वाला देखिए, Q इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो Q/ε0 हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, Q/ε0। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सिंपल सा F/Q, बल होता है न्यूटन, और Q यानी कि कूलॉम। ऑप्शन दे रखे हैं कूलॉम प्रति न्यूटन, है ना, नहीं है, न्यूटन प्रति कूलॉम ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है N/C या न्यूटन प्रति कूलॉम। अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं, यहाँ देखिए एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती है। एकल ऋण आवेश है, तो जब हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वहाँ पर इस तरह से यदि कोई ऋण आवेश होता है तो इस पर विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से आती है ना, अनंत से इसकी ओर आती है। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। अगला, धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का पराविद्युतांक भी अनंत होता है। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। देखिए, दो विद्युत द्विध्रुव लेना है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव हमने ये लिया है ना, -Q + Q, इसके साथ हमने एक अन्य द्विध्रुव जोड़ा, Q ऑलरेडी यहाँ है प्लस का, इसलिए माइनस का Q हम यहाँ ऐड करते हैं। तो हमें पता है कि इन दोनों के मध्य की दूरी 2a होती है, तो 2a इसकी हो जाएगी यहाँ तक, और 2a इसकी हो जाएगी यहाँ तक की दूरी। यानी कि जो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल दूरी होगी, वो होगी 4a। अब ये कुल दूरी आ गई 4a, और हमें बताना कि प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल कितना लगता है। तो कूलॉम के नियम से ये होता है, जो इनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है वो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस तरह से। तो दूरी यहाँ दे रखी 4a, तो हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती R² होता है, यानी कि 4a का स्क्वायर, है ना। अब 4a को हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और a², तो यानी कि ये जो यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 16 गुना, है ना, ये हो गया 16 गुना हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं इनके सवालों प्रश्नों की ओर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किस प्रकार, पहला प्रश्न है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। विद्युत क्षेत्र एक समान तब रहता है जब विद्युत क्षेत्र हमें इस प्रकार से मिले, उनकी सब दूरी समान हो। तो समान दूरी होने के लिए इनके मध्य की जो डिस्टेंस है आवेशों के, वो समान होनी चाहिए, बराबर दूरी होनी चाहिए। तो बराबर दूरी होनी चाहिए के लिए हम बोल सकते हैं कि ये समान दूरी पर स्थित आवेश, समान दूरी पर स्थित आवेशों के लिए, है ना, समान दूरी पर स्थित आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। अगला है, देखिए इसमें कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा अनंत लंबाई के
सीधे आवेशित चालक तार के कारण, या आवेशित चालक तार के समूह के कारण या समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला देखिए, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो हमने ये पढ़ा था बिंदु आवेश, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था। तो इसका जो उत्तर है वो है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र होगा वो उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका फोर्थ, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी की घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि घन पूछा है। तो घन कब आता है, तो जब हम विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। तो इसका उत्तर है विद्युत द्विध्रुव। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए लघु के प्रश्न, अति लघु के प्रश्न आ गए। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न आया है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, जो आवेश का क्वांटीकरण होता है वो इस प्रकार से हम उसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है। हमें याद रखना है कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n कोई पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, 0 1 2 3 इस तरह से पूर्ण संख्या होती है, और ई होता है आवेश का मान, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है कि आवेश की योज्यता किसे कहते हैं। देखिए योज्यता का सिंपल सा मतलब होता है जोड़ना, है ना, ऐड करना। तो आवेश की योज्यता हम किसे बोलेंगे? तो आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है कि हम किन्हीं भी दो आवेशों को जोड़ सकते हैं, आवेशों के मान को इस प्रकार से। विद्युत आवेश योज्य होते हैं, मतलब हम उन्हें जोड़ सकते हैं। विद्युत आवेश योज्य होते हैं। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होते हैं। यानी कि कोई पदार्थ होता है, जितने भी उसमें आवेश होते हैं उन सब के टोटल के बराबर होता है, जिसे हम आवेश की योज्यता कहते हैं। हम यानी कि हम बोल सकते हैं अर्थात करके कि Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इस तरह से एंड सो ऑन, है ना, बहुत सारे आवेशों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश योज्य होते हैं, हम उनको जोड़ सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है आप थर्ड, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, है ना, आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पे होता है आवेश संरक्षण के अनुसार कि किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय, यानी कि जो वस्तु होती है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसका कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है ना। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, नियत रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए। जो कूलॉम ने नियम दिया था वो हमें बताना है। यहाँ कूलॉम ने एक नियम दिया था, देखिए कि कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए दिया था,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह जो बल लगता है यह उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है ना, जहाँ पर दोनों आवेश मिलेंगे उसकी जो सीध में रेखा बनेगी उसके अनुदिश ये बल लगता है। अगला देखिए, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताना है। तो देखिए सिद्धांत ये है, तो आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि एक अकेले बिंदु पर जो बल लगता है उन सब का सम कर देंगे तो हमें कुल वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हम बोलते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार वो समझ लेते हैं। कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल, जितना बल लगेगा वो बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है ना। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं बताना है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण ही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? कारण यह है देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा होता तो क्या होता देखिए, क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। यदि काटती तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं अपन वहाँ खींच सकते थे, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेगी, एक साथ बहुत सारी दिशाएं बताएगी। लेकिन यह असंभव है। जब यह असंभव है इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। एक प्रश्न रहेगा बीच में है ना, ये 7 बार देख लेती। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। गुण देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। 2 नंबर का है इसलिए हमने केवल यहाँ 2 ही गुण शामिल किए इसमें। यह है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला नियम है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है ना। प्लस के से ये आगे की ओर बढ़ती है और ऋण आवेश पर आने पर ये खत्म हो जाती है। ये इस तरह से ऋण आवेश पर आने पर ये बस ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत बल रेखा होती है समाप्त हो जाती है। अगला है इसका सेकंड गुण कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। हमने पढ़ा था अभी हाल रिजान इसका कि क्यों नहीं काटती है, वो इसका गुण है। अगला है देखिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा इसका मात्रक एवं इसका विमेय सूत्र लिखिए। देखते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन यहाँ है कि किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, यदि कोई बिंदु पर एकांक धन आवेश रखा है तो किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। जितना बल अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा है तो हमने 2 मात्रक यहाँ शामिल किए हैं, एक एसआई पद्धति में और एक सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, है ना, न्यूटन प्रति कूलम। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डायन प्रति स्थित कूलम, डायन प्रति स्थित कूलम। एसआई में न्यूटन प्रति कूलम और सीजीएस में डायन प्रति स्थित कूलम। विमेय सूत्र की बात करते हैं। विमेय सूत्र होता है mL_T-3A-1, mL_T-3A-1 ये इसका विमेय सूत्र होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ, विद्युत
फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हमें बतानी है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी भी बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ से अभिलंबित बाहर की ओर गुजरेगी वो सभी उसकी विद्युत फ्लक्स कहलाएगी, उनकी संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ, देखिए लास्ट है 2 अंकीय प्रश्न। वायु में, है ना, वहाँ दे रखा है वायु में स्थित एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगा। बल पूछा यहाँ, तो बल ज्ञात करने के लिए हमने कूलाम का सूत्र पढ़ा है, कूलाम का नियम पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सवाल जो पूछा है न्यूमेरिकल वो करते हैं। देखिए जो दे रखा है वो हम यहाँ लिखे हैं। दूरी दे रखी है, दूरी यानी कि r 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो ये होगा 30 × 10⁻⁻² मीटर, है ना, मीटर में चेंज इस प्रकार से हमने कर लिया। आवेश दे रखे हैं यहाँ, तो हमने एक आवेश Q1 माना है, तो Q1 इक्वल हो गया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 हो गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो कितना बल लगा, बल की गणना करने के लिए हम कूलाम का नियम लगाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से होता है F बराबर 1/4πε0। के हमने नहीं लिखा क्योंकि प्रश्न में दिया है कि वायु निर्वात वायु है, तो वायु में के का मान 1 होता है, के नहीं लिखेंगे। Q1 Q2/r², यहाँ इन सब के हम मान लिखते हैं। तो देखिए जो ये नियतांक होता है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹। बाकी अन्य मान हम लिखते हैं यहाँ। Q1 का मान यहाँ है 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान यहाँ दे रखा है 3 × 10⁻⁷। दूरी का स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। हल करते हैं, संख्याओं को साथ में लिख लें हम यहाँ। 9 × 2 × 3 × घाते हम ऐड कर लेते हैं यहाँ 10⁻⁹ -7 बटे में स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार हम लिख सकते हैं यहाँ 30 × 10⁻⁴ जो हो जाएगी -4। यहाँ देखिए यदि संख्या कट जाती तो अच्छी बात है, ताकि संख्या छोटी हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर 3 से कट रहा है 10 बार, फिर 3 से कट गया, है ना, फिर कट भी रहा है, लेकिन हम इसको नहीं काटते हैं क्योंकि नीचे हमें 10 मिल गया है, तो इसको हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। ऊपर संख्या हुई 3 × 2 यानी कि 6 × 10⁻, तो 10⁻ ऊपर जो बनी वो बन गई 9 में से हमने 7 घटाया 2, फिर 2 प्लस के और 7 माइनस के, तो माइनस के 5 तो ऊपर बचे। अब नीचे के -4 ऊपर गया तो प्लस का 4 हो गया, माइनस की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है,
2 हो जाएगी, 2 घात ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी, प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी। तो ये आंसर बन सकता है 6 इंटू 10 की घात, यहाँ पर देखिए ये माइनस के 7 हो जाएंगे और प्लस के 4। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो बल लग जाएगा वो लग गया 6 गुणित 10 की घात -3। और हमने ये बल ज्ञात करा, तो बल का जो आंसर आता है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन में, न्यूटन लिखना कंपलसरी है। तो ये इसका आंसर आ गया अपने पास 6 गुणित 10 की घात -3 न्यूटन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 5 अंक के वो कर लेंगे।